नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। कुछ खास खबरों पर हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, साथ ही साथ न्यूज रूम का भी रुख करेंगे। हमारे सहयोगी पुनीत वहां से हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं, कुछ खास खबरों पर वो भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले खरगोन से इस वक्त एक बड़ी खबर पर चर्चा। निजी यात्री बस पलटने से एक यात्री की मौत हो चुकी है। करीब 15 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सनावद के बांगरदा के पास ये बस पलटी है। कालमुखी से सनावद की ओर यात्री बस जा रही थी। घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। घायल यात्रियों को सनावद अस्पताल रवाना कर दिया गया है। फौरन उन्हें भर्ती करवाया जा रहा है। ये देखिए घटनास्थल की तस्वीरें हैं। खरगोन से ये बड़ी जानकारी। निजी यात्री बस पलटने से एक यात्री की मौत हो चुकी है, जबकि 15 यात्री जो कि घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल, लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है। पुलिस की भी मौजूदगी यहाँ पर है। 15 यात्री जो कि घायल हैं, फौरन उन्हें अस्पताल भिजवाया गया है। तो कालमुखी से सनावद की ओर ये बस आ रही थी। अभी तो पब्लिक उनका मान नाका नहीं यार, देखने गाँव से आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशुतोष, किस वजह से हुआ पूरा हादसा, क्या कुछ स्थिति अभी वहां पर? अवंतिका, मैं बताना चाहूंगा, ये सनावद थाने का बांगरदा एक गांव है। वहां पर एक निजी यात्री बस अनियंत्रित होने की जो प्रारंभिक रूप से जो जानकारी आ रही है कि बस अनियंत्रित हुई है और अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई है और करीब 15 घायल बताए रहे हैं, जिसमें 3 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। मौके पर जो है सनावद के टीआई पुलिस मौके पर पहुंच गई। जिस प्रकार से आप विजुअल्स में न्यूज 18 के देख सकते हैं कि बस जो पलटी थी तो यात्री उसमें फंस गए थे। तो मौके पर ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने उसमें जेसीबी का भी सहारा लिया गया और फंसे हुए जो ग्रामीण है उनको निकाला गया है और उनको सभी को उपचार के लिए सनावद का जो अस्पताल है वहां पे लाया गया है। और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पे मौजूद है। अभी प्रारंभिक रूप से जानकारी आ रही है कि बस जो है अनियंत्रित होकर पलटी थी, लेकिन अधिकारी उस मामले की पूरी विवेचना कर रहे हैं। और जो निजी यात्री बस है वो कालमुखी से सनावद के लिए आ रही थी। अवंतिका, चलिए ठीक है, यानी कि प्राथमिक तौर पर ये आशंका के अनियंत्रित होने की वजह से हादसा हुआ। शुक्रिया आपका आशुतोष फिलहाल जानकारी के लिए। और अब भोपाल गैस कांड से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में फैसला सुरक्षित रखा गया है। पीड़ितों को 7400 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजे का ये मामला है। केंद्र सरकार चाहती है कि मुआवजा कंपनी दे। अतिरिक्त मुआवजा यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है। साथ ही साथ 1989 में हुए समझौते के अलावा एक भी पैसा नहीं दिया गया है। जो बकाया राशि है उसको लेकर याचिका दायर की गई थी और उस पर अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 1989 में जो समझौता हुआ उसके अलावा एक भी पैसा नहीं दिया गया है। 7400 करोड़ की जो राशि है, जो मुआवजा देना था पीड़ितों को, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। देखना होगा क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगे इस पर कुछ कहा जाता है। केंद्र सरकार ये चाहती है कि अतिरिक्त मुआवजा कंपनी को देना चाहिए। हालांकि यूनियन कार्बाइड की तरफ से भी जो बयान आया है उस पर भी विचार और इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सहयोगी सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी इस पूरे फैसले को लेकर? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की संविधान पीठ थी उसने फिलहाल भोपाल गैस पीड़ितों को 7400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने के लिए जो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, उस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से जो क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि यूनियन कार्बाइड गैस कांड पीड़ितों को ही ये पैसा जो है वो देना चाहिए, क्योंकि यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ही 7400 करोड़ का मुआवजा, जो अतिरिक्त मुआवजा देना है, वो फिलहाल इन पीड़ितों को देगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पहले से ही मुआवजे की नीति बना दी गई थी, जिसके तहत समझौता हुआ था, वो उसी पैसे के आधार पर ही अब पीड़ितों को मुआवजा देंगे, उससे ज्यादा वो मुआवजा नहीं देंगे।
हालांकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से 2-3 तीखे सवाल पूछे थे और ये कहा भी था कि जो पीड़ितों के लिए मुआवजा है जो फंड में मौजूद है, क्या उन मुआवजे राशि का कोई इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है वो एक रूपरेखा तैयार कर रही है कि इन तमाम पीड़ितों को मुआवजा किस प्रकार मुहैया कराया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर आने वाले दिनों में अपना एक बड़ा फैसला सुनाएगा और जिस तरह केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव याचिका दाखिल करके ये मांग की है कि 7400 करोड़ का जो अतिरिक्त मुआवजा है वो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के द्वारा को ही मुहैया कराने का आदेश फिलहाल कोर्ट दे, तो ये देखना बेहद अहम होगा कि जब भी देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाती है तो आदेश किसके पक्ष में जाता है। निश्चित तौर पर सुशील, और इससे कह सकते हैं कि एक आस भी कहीं ना कहीं पीड़ितों के लिए जागी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। मुआवजे को लेकर आगे क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी क्या अभी तक कोई अटकलें लगाई जा रही है? क्या इस बारे में अभी कोई आस की पीड़ितों को सीधे सहायता यूनियन कार्बाइड की तरफ से मिल सकती है? जी देखिए, फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में सुनवाई हुई, उस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, लेकिन यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि जो समझौते की राशि है वो दी जा चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी अभी राशि है जो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को देनी जरूरी है, लेकिन उनके द्वारा अभी वो राशि फिलहाल नहीं दिया गया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल करके मांग किया गया था कि जो 7400 करोड़ रुपए यानी कि जो मुआवजे की राशि बढ़ी है वो फिलहाल कॉर्पोरेशन से ही लिया जाना चाहिए और इसीलिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। लेकिन एक बड़ा सवाल इस मामले में ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा पुनर्विचार याचिका नहीं दाखिल किया गया था, सीधे क्यूरेटिव याचिका दाखिल किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट इस पहलू पर भी विचार करेगा कि क्या ऐसे मामलों में केंद्र सरकार सीधे क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर सकती है या नहीं। तो ये एक बड़ा संवैधानिक कहीं ना कहीं मामला होगा, लेकिन निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन तमाम पीड़ितों को एक आस जरूर दिखेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के पक्ष में ही फैसला सुनाएगा। अभी ये इसको देना है, ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है सुशील, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शैलेंद्र भी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, अब कहीं ना कहीं वो आस जागती हुई नजर आ रही है। पीड़ितों को जो मुआवजा दिया जाना है 7400 करोड़ रुपए का, यूनियन कार्बाइड को देना चाहिए। साफ तौर पर इस बात का जिक्र केंद्र सरकार की तरफ से किया जा चुका है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुरक्षित रखा है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो ज्ञात राहत पीड़ित हैं वो उनको कहीं ना कहीं एक उम्मीद जरूर जागी है, क्योंकि ये आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। और जिस तरीके से 10 जनवरी से इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी कि 1984 की वो रात जिसे कोई भूल नहीं सकता, और उसमें हजारों लोगों की जो जान वो चली गई थी। अगर जो सरकारी आंकड़े हैं, जो आंकड़े यूनियन कार्बाइड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए थे, उसके अनुसार जो है 5295 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन जो याचिका दायर हुई उसमें ये भी कहा गया है कि असलियत में मरने वालों की संख्या इससे कई गुना ज़्यादा अधिक है, क्योंकि भले ही वो तात्कालिक तौर पर उनका निधन ना हुआ हो, लेकिन बाद में उस गैस रिसाव के कारण जो उनको बीमारियां हुई थी उससे लगातार लोगों की मौतें जो है वो अभी तक हो रही हैं, और ये आंकड़ा लगभग 25,000 के आसपास पहुंच गया। और यही कारण है कि मुआवजे की मांग जो है वो लगातार की जा रही थी। इस पूरे जो सुधार याचिका दायर की गई, रचना ढींगरा जो है वो भोपाल गैस राहत पीड़ितों के लिए काम करती है, उन्होंने ये याचिका लगाई थी और उन्होंने लगातार इसको लेकर भोपाल में आंदोलन भी हुए, और उनको पूरी उम्मीद है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आएगा तो उनके पक्ष में आएगा। और ये कहीं ना कहीं जो गैस पीड़ित हैं, जिन्होंने अपने या तो अभी वर्तमान में उस गैस पीड़ित होने के बाद कई तरह की बीमारियां झेल रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलेगी। इस तरह की उम्मीदें जो है वो भोपाल के गैस जो पीड़ित लोग हैं वो लगाए हुए हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जिस काली रात का आप जिक्र कर रहे हैं उसका जख्म अभी तक नहीं भरे हैं, उसको लेकर लगातार गुहार भी पीड़ितों की तरफ से लगाई जा चुकी है। हालांकि देखना होगा आगे इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशील, आपका भी धन्यवाद। शैलेंद्र, आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब बालाघाट से इस वक्त एक बड़ी जानकारी, पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई है, दोनों ओर से फायरिंग हुई है। सर्चिंग पर पुलिस के जवान निकले हुए थे, पुलिस के जवाबी हमले के बाद नक्सली भाग निकले। मौके से नक्सलियों का सामान भी बरामद किया है। डाबरी चौकी क्षेत्र की ये बड़ी घटना। बालाघाट से ये बड़ी जानकारी, पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ एक बार फिर से। हालांकि मौके से बड़ी मात्रा में नक्सलियों का सामान बरामद किया गया है, कई सारे विस्फोटक भी इसमें हैं।
और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात उज्जैन की करते हैं। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में बीते 24 घंटे में 3 बुजुर्गों की मौत का मामला सामने आया है और तीनों की मौत जो है उसका जब पोस्टमार्टम किया गया मौत के बाद तो पता चला कि तीनों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में इन दिनों ठंड काफ़ी भीषण है और इसकी वजह से खासतौर पर उज्जैन में भी पारा बहुत नीचे गिरा हुआ है और ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि बुजुर्गों को अपना खास ख्याल रखा जाना चाहिए। ये 3 बुजुर्ग जिनकी मौत हुई है ये तीनों भिक्षु बताए जा रहे हैं, यानी भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। तो हार्ट अटैक से जैसे ही पोस्टमार्टम किया गया मोस्ट प्रोबेबली हार्ट अटैक से हुई और हार्ट अटैक का ठंड बढ़ने में ठंड के मौसम में तो केसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं। हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, जॉइंट पेन के कुछ इस तरह के जो डिसीज होती हैं जो सिर्फ ठंड में ज्यादा संभावना रहती है। 3 जो मृत्यु हुई है उनमें जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें हृदय गति का रुकना हार्ट अटैक जो है वो कारण उसमें आया है और उसके साथ साथ कुछ दूसरे भी बीमारियां उन लोगों को थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात आगर मालवा की करते हैं जहां पर एक बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं। पूरा मामला आपको दरअसल बता देते हैं। कनाड बीजेपी मंडल के अध्यक्ष हैं और इन पर यह पूरा आरोप लगा है। एक मामले को निपटाने के एवज में कुछ पैसे मांगने का यह पूरा आरोप है। आगर मालवा से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। युवक को पुलिस से बचाने के लिए 75,000 रुपए मांगने का यह आरोप लगा है। अजय बंजारा नाम के युवक ने 75,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेश गोयल का इससे संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो को कांग्रेस मीडिया सेल प्रभारी ने ट्वीट किया है। न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। आप उनको कुल कितने रुपए दे चुके हो? 5 लाख। और जो खर्चा हो रहा मतलब 75,000 पुलिस के दिए और 4,25,000 रुपए आपने ससुराल वालों के नाम पे दिए। हाँ। तो ऐसे 5 लाख रुपए दे दिए। तो आप 75,000 काहे के मांग रहे हो? 75,000 रुपए और लगा मेरा इसमें थाने में। अच्छा। 75 और तो मैंने मना कर दिया, मेरे पास में पैसे नहीं है। लगातार यहाँ पर आम जनता से ऐसी अवैध वसूली की जा रही है जिसमें अधिकारियों की और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की मिलीजुली साठगांठ होती है। आम जनता पर झूठे प्रकरण दर्ज करवाना, बड़े बड़े 302, 307 जैसे प्रकरणों में अपराधियों के ऊपर प्रकरण दर्ज नहीं होने देना, ये घटनाएं। एक और मामला बीजेपी के नेता पर आरोप का आया है और ये आया है सागर से। और हैरानी की बात देखिए कि सागर में बीजेपी के नेता जो है उनके भाई पर आरोप लगा है कि एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को उन्होंने अगवा कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि बताया यह जा रहा है कि बीजेपी नेता का भाई चंद्रहास नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। सायरन बजाते हुए रफ ड्राइविंग करने पर एएसआई रामलाल अहिरवार ने चंद्रहास को रोका। इसके बाद आरोपी एएसआई को लेकर फरार हो गया। मामले की खबर मिलते ही पुलिस टीम ने कार का पीछा किया। इसके बाद आरोपी एएसआई को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, उसकी तलाश की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खाद की मारामारी की। मंडला से खबर है जहां पर यूरिया के लिए किसान लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन यूरिया की पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद भी वितरण नहीं हो पा रहा है। गोदामों में मारामारी की स्थिति बनी हुई है। जिले के खैरी स्थित गोदाम में किसान सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और कैसे लगे हुए हैं ये लाइन आप देख सकते हैं कि अपने कागजात इन्होंने पत्थर के नीचे दबा कर रख दिए हैं क्योंकि धूप काफी तेज है। आलम यह कि लाइन में लगने के बाद भी किसानों को दो दिन तक खाद नहीं मिल पा रही है। प्राइवेट डीलर के पास भी खाद नहीं है, लिहाजा किसान विपणन के गोदामों में पहुंच रहे हैं। भीड़ की वजह से नहीं मिल पा रही है। पूरे जिले के लोग यहाँ आ रहे हैं, इस वजह से खाद नहीं उपलब्ध हो पा रही है। भीड़ इतनी है, हम लोग को बकायदा हृदयनगर कैंप से मिलना था लैंप से, लेकिन वहाँ खाद नहीं पहुँच पा रही। अब वहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रही, गलती इनकी है कि उनकी है, पता नहीं। कहीं ना कहीं यूरिया की किल्लत के कारण से यह लाइन लगी हुई है। डीएमओ मंडला में पर्याप्त मात्रा में खाद है,
चूँकि सोसाइटी में भी खाद हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, सोसाइटी से नगद वितरण में प्रतिबंध होने के कारण किसान ज़्यादातर यहाँ आ रहे हैं, इस कारण से यहाँ भीड़ लग रही है। तो हम व्यवस्था कर रहे हैं कि मैं आज से मेरे अधीनस्थ जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, प्रत्येक की प्रतिदिन वहाँ ड्यूटी लगा रहे हैं ताकि सुचारू रूप से खाद का वितरण हो सके। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में गुजरात का फॉर्मूला लागू होगा। गुजरात की तर्ज पर शक्ति केंद्र यहां पर बनाया जाएगा। विस्तार अभियान के अंदर प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर लाना और उसके लिए शक्ति केंद्र की हमारी जो रचना है, उस शक्ति केंद्र की रचना को और स्ट्रांग बनाने का काम, एक शक्ति केंद्र के अंदर 6 बूथ और वो 6 बूथों पर। और इधर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने बीजेपी के गुजरात फॉर्मूला फॉलो करने पर कहा है कि बीजेपी चाहे जितना भी जतन कर ले, विधानसभा चुनाव में हम बाजी मारेंगे और कमलनाथ फिर से मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगे। मध्य प्रदेश में उसे मालूम है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार काबिज हो रही है। अब गुजरात फार्मूला लेकर आ रही है। इसके पहले त्रिदेव, 5 देव, 17 देव, कौन कौन को बुलाया था, क्या हुआ उन देवों का? तो नाम बदलकर अपने कुकर्म भुलाने का प्रयास सिर्फ सीखना हो तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए अधिकृत है। कुछ भी कर लें ये सरकार को। और चुनाव से पहले कमलनाथ ने एक और बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर सीधी भर्ती करवाई जाएगी। 6 महीने में सारे सरकारी रिक्त पद भरे जाएंगे। युवाओं की भर्ती की नई व्यवस्था बनाएंगे। ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। लंबित परीक्षा परिणाम 3 महीने में घोषित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। कमलनाथ ने ट्वीट कर एक और वादा विधानसभा चुनाव को लेकर किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अजब सिंह कुशवाहा, जो कांग्रेस विधायक है, उनसे मुलाकात की और उनकी ये मुलाकात जो हुई, इसके ऊपर अब तमाम तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई है और इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। कमलनाथ जी को क्या है, जो भी ज्ञान दे रहे हैं ना, वो तथ्यों के अभाव में ज्ञान दे रहे हैं। उनकी सरकार 15 महीने रही थी ना, अगर कोई झूठा केस था तो वापस क्यों नहीं कराया? आपके नेता पे था, आपके विधायक पे था। ऐसे करके विषयांतर नहीं करना चाहिए, उनको खुल के मदद करना चाहिए थी। अगर झूठा भी आपको लग रहा था तो अगर दी थी, वो संवैधानिक पद पे थे, उनको तत्काल उसको एसआईटी को देना था, मीडिया के सामने लाना था, न्यायालय को देना था। साक्ष्य छुपाया किसने? और आपको अगर मालूम है किसने दी थी तो आपने नाम उजागर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? चलो आज कर दो, देरे आए दुरुस्त आए। भागवत जी ने जो कहा कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को कोई खतरा नहीं है, ये सच है। ये उन लोगों के लिए कहा है जो ये कहते थे कि भारत में रहने में डर लगता है। ये वो लोग थे जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते थे, उनको संदेश गया है। खतरा वास्तव में हुआ क्या है कि जो कांग्रेस और ओवैसी जैसे लोग हैं ना, जो इनको डर दिखाकर वोट लेते हैं और राजनीति करते हैं, खतरा इन लोगों को हुआ उनके बयान से। इसलिए आपने दिग्विजय सिंह जी का भी देखा होगा, इसलिए आपने ओवैसी जी का भी देखा होगा, और इसलिए आपने इस तरह के लोगों का देखा होगा। और इधर उज्जैन में हुए 23वें ठहाका सम्मेलन में फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा, हास्य कलाकार जय विजय सचिन और अभिनेत्री स्वर्णा मुदगल ने हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में हुए ठहाका सम्मेलन में आशुतोष राणा को 23वां ठहाका सम्मान भी दिया गया। आपको बता दें कि महाकवि कालिदास के सम्मान में हर साल 11 जनवरी को ठहाका सम्मेलन आयोजित किया जाता है। सम्मानित किया, ये अत्यंत आनंद का विषय रहा। देख पा रहा हूँ कि ये जो उज्जैन के एक एक शिव
और एक एक शक्ति शख्सियत हमारे बीच आ गई है, जिनका हम लोग 6 महीने से कोई संस्था जो है प्रतीक्षा कर रही थी। जी हाँ, तो हम आवाज। और अब खरगोन से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। बेकाबू कार ने कोर्ट के सामने राहगीरों को रौंदा है। फल फ्रूट के ठेलों और गायों को भी टक्कर मारी है। 4 राहगीरों सहित एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। कोदला निवासी रामलाल घनगर गंभीर रूप से घायल है। खरगोन जिला अस्पताल उसे रेफर किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा निलंबित सीएमओ मोहन सिंह अलावा कार चला रहे थे। नशे में होने की आशंका प्राथमिक तौर पर भीकनगांव पुलिस ने पीछा कर पूर्व सीएमओ को हिरासत में लिया है। तो खरगोन से ये बड़ी जानकारी। कोदला निवासी रामलाल घनकर गंभीर रूप से घायल है। इस पूरी घटना में खरगोन जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट के सामने ही यहां पर राहगीरों को टक्कर मारी है बेकाबू कार ने। पूर्व सीएमओ जिन्हें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हटाया था, वही एक कार ड्राइव कर रहे थे और नशे की हालत में होने की आशंका प्राथमिक तौर पर जताई जा रही है। लेकिन जांच के बाद ये पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। फल फ्रूट के ठेले और गायों को भी टक्कर मारी है। 4 राहगीरों समेत एक व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो तमाम घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ही सीएमओ को निलंबित किया था। शिकायतें उन्हें मिली थी, लेकिन उसके बाद इस दुर्घटना की तस्वीरें देखिए। इस तरह से बेकाबू कार तस्वीरों में आपको नजर आ रही होगी। ये कार पूर्व सीएमओ ही चला रहे थे और नशे की हालत में थे, ऐसी आशंका है। राहगीरों को टक्कर मारते हुए किस रफ्तार के साथ ये कार आगे बढ़ती गई, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। मोहन सिंह अलावा ही कार चला रहे थे। नशे की हालत में होने की आशंका है। भीकनगांव पुलिस ने पीछा कर पूर्व सीएमओ को हिरासत में लिया है। आगे की जांच भी लगातार जारी रहेगी। आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशुतोष, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना के पीछे? अवंतिका, मैं बताना चाहूंगा कि मोहन सिंह पर अलावा है, ये नगर पालिका के पूर्व सीएम थे। 12 तारीख को जब दिसंबर में सीएम आए थे, इनकी अनियमितता को लेकर सीएम के द्वारा निलंबित किया गया था। आज ये कोर्ट परिसर के वहां निकल रहे थे। अनियंत्रित होकर इनकी गाड़ी से 4 लोग कुचले। उसमें फ्रूट्स वाले, ठेर वाले 4 राहगीरों को उन्होंने कुचला, जिसमें एक यात्री है जो ग्रामीण था, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उसको जिला अस्पताल खरगोन रेफर किया गया। और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो पूर्व सीएमओ थे नगर पालिका के, नगर परिषद के, वो शराब के नशे में थे। अब पूरा मामला पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। पुलिस पूरी इस मामले की विवेचना कर रही है और जो घायल है, एक जो गंभीर घायल था उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बाकी 3 जो लोग हैं उनको भीकनगांव में उपचार किया जा रहा है। शुक्रिया आपका आशुतोष जानकारी के लिए। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।